कुमार सिंह, सहायक प्राचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, महाराजा कॉलेज आरा। आज से हम लोग वीडियो क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये क्लास स्नातक स्तरीय क्लास है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि स्नातक के बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हों। आज का टॉपिक या यूँ कहें कि हम लोगों ने पहले चयन किया है आपके प्रथम वर्षीय जो पाठ्यक्रम है स्नातक खंड का, प्रतिष्ठा खंड का, उसमें पेपर 2 आज आपको पढ़ाया जाएगा और पेपर 2 से ही शुरुआत की जाएगी। पेपर 2 प्रथम ईयर के पेपर 2 पढ़ाने का तात्पर्य बस इतना है पेपर 2 से शुरू करने का कि पेपर 1 में भारतीय दर्शन, जो कि दर्शन का एक ब्रांच है, वहाँ से शुरुआत की गई है। तो उससे पहले दर्शन क्या होता है, दर्शन का अन्य विषयों से क्या अंतर है, दर्शन के ब्रांचेस कौन कौन से हैं, ये आपको जानने पड़ेंगे जो पेपर 2 में पढ़ने होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो क्लास। और इस पेपर का नाम होता है तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। इस पेपर को तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के नाम से जानते हैं। और इसका पहला यूनिट है दर्शन क्या है। तो प्रश्न भी यही होना चाहिए शुरुआत में कि दर्शन है क्या, जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो दर्शन के बारे में बताने से पहले एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि दर्शन विषय को एक शुरुआत में एक कहानी की तरह आप सुने, मैं कहानी की तरह बताने का प्रयास भी करूंगा। और दर्शन शुरू करने से पहले हम लोग आते हैं अपने मानव सभ्यता के पीछे जाते हैं। हम लोग जब शुरुआत हुई होगी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे, और फिर हम लोग संगठित हुए होंगे, एक संगठन बनाए होंगे कुछ लोग अपना साथ में रहने का, जीवन यापन करने का। तो विषयों का निर्माण भी तो शुरुआत में ऐसे ही हुआ होगा कि मानवीय संगठन को चलाने के लिए बहुत सारे विषयों के एक्सपर्ट होने चाहिए। कोई इकोनॉमिक्स का होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल साइंस का होना चाहिए, कोई अर्थव्यवस्था देखे, कोई राज्य व्यवस्था देखे, कोई धर्म संबंधी चीज़ें देखें, ठीक है, कोई समाज शास्त्र देखे। बहुत सारे विषय हैं और बहुत सारे विषयों को पढ़ाया जा रहा है और शुरुआत की गई। लेकिन दर्शन एक ऐसा विषय है, ऐसे भी जान लीजिए कि दर्शन के बारे में ये कहा जाता है कि दर्शन हर विषयों की जननी है। कैसे, क्यों जननी क्यों है? तो जब आपका जन्म होता है और आप कुछ होश में आते हैं, कुछ सोचने समझने लग जाते हैं, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा होती है। तो सबके अंदर होती है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर ये जिज्ञासा नहीं होती है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, किसने मुझे बनाया, मरने के बाद मेरा क्या होगा। फिर जगत है सामने हमारे, वो जगत कैसे बना है, किसने बनाया, मूल तत्व में क्या है, बनाने वाला कौन है या नहीं है तो कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी संख्या कितनी है। ये सब बातें जिज्ञासा के रूप में आपके सामने आएंगी और आती हैं। फिर जब जगत के बारे में सोचते हैं, फिर आप अपने बारे में सोचते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। फिर आपके सामने एक और समस्या आती है कि इस मानवीय संगठन को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाएं। कैसे ये संगठन चलेगा,
ठीक है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले इकोनॉमी के बारे में बताएंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले पॉलिटी के बारे में बताएंगे, कैसे राजा को क्या होना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, समाजशास्त्र वाले सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताएंगे। लेकिन एक चीज़ छूट रहा है, वो ये कि हमें क्या करना चाहिए मानवीय संगठन को चलाने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। मीन्स ये कि कौन सा मापदंड बनाना चाहिए, क्या एक ऐसा नियम बनाया जाए जो सबको पसंद हो, इस पे आपको विचार करना होगा, या कुछ ऐसा नियम बनाया जाए जो सबको नहीं तो अधिकांश को, मैक्सिमम लोगों को पसंद हो, और इसी नियम को, इसी पैमाने को एथिक्स कहते हैं, नीति शास्त्र कहते हैं। तो दर्शन शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो दर्शन 3 भाग में बटा हुआ है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स। मेटाफिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ये जगत कहाँ से आया, मूल तत्वों में कौन है, उसकी संख्या कितनी है, उसका नेचर क्या है, चेतन है या अचेतन है, एक है या दो है या तीन है, अनेक है ना, भौतिक है, आध्यात्मिक है, तटस्थ है, वगैरह वगैरह सारी बातें मेटाफिजिक्स में होंगी। फिर ज्ञान मीमांसीय क्षेत्र में जब आप आएंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये ज्ञान, आखिर ज्ञान होता क्या है। दर्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि ज्ञान है क्या, फिर ज्ञान के स्रोत क्या है। ज्ञान के स्रोत मीन्स ज्ञान अनुभव से उत्पन्न होता है या बुद्धि से उत्पन्न होता है, या अनुभव और बुद्धि दोनों से उत्पन्न होता है, इस पर विचार करेंगे ज्ञान मीमांसा में। फिर ज्ञान की सत्यता पे विचार होगा कि कौन सा ज्ञान सत्य है। ज्ञान तो बहुत तरह का ज्ञान हो सकता है, सत्य भी और असत्य भी। तो कौन सत्य है, कौन असत्य है, उसके लिए क्या प्रमाण है, बहुत सारे दार्शनिक आपको मिलेंगे इस पे विचार करते हुए। फिर तीसरा पार्ट होगा नीति शास्त्र, ये मानवीय संगठन कैसे चले, क्या करना चाहिए हमें, कौन सा ऐसा नियम बनाए जो सबको मान्य न भी हो तो अधिकांश लोगों को मान्य हो नीति शास्त्र में, या यहाँ तक प्रयास किया जाता है कि सबको मान्य हो। जैसे कुछ नीति शास्त्रीय बातें हैं, जैसे सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ये सबको मान्य होना चाहिए। व्यक्ति में मूल्यात्मक गुण होने चाहिए, मूल्य होने चाहिए, ये सबको मान्य होगा। सद्गुणी होने चाहिए, ये सबको मान्य होगा। ठीक है, तो मानवीय संगठन पे से हमने शुरुआत की थी। फिर ये भी है कि दर्शन शास्त्र एक विषय है, भले ही सब विषयों की जननी हो, लेकिन जननी होने का यह अर्थ नहीं होता है कि सीमाएं नहीं है। आप हर विषय में घुस जाएंगे, हर विषय में घुस के और लगेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ाने, नहीं। आप अगर हर विषय में घुसेंगे भी, दर्शन घुसता है हर विषयों में जाके उसकी मीमांसा करता है, लेकिन एक सीमा है, आप केवल उसको रास्ता बताएंगे। यहां तक दर्शन की विशेषता इस विषय की कि हर विषय में जाता है और उसकी मीमांसा करता है, उसकी खामियों को दूर करने का प्रयास करता है, और उसे यह एहसास दिलाते रहता है कि आप मानवीय संगठन को चलाने के लिए बने हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे रिलीजन, हम लोग रिलीजन पढ़ते हैं अलग से और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन अलग से पढ़ते हैं। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन ये बताता है रिलीजन को कि धर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए और आपकी सीमाएं क्या हैं। आप केवल धर्म के बाह्य पक्ष पे ध्यान न दें, धर्म के आंतरिक पक्ष पे भी ध्यान दें। जो आज धर्म संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं, तो धर्म दर्शन ये बतलाता है कि आप केवल आंतरिक पक्षों पे ध्यान दें, बाह्य पक्षों पे आप ध्यान देने के कारण ही लड़ रहे हैं आपस में। आंतरिक पक्ष में सारे धर्म एक जैसे होंगे। जब आप धर्म दर्शन पढ़ेंगे तो इस बात से आपका परिचय होगा और तो आपको समझ में आएगा कि धर्म दर्शन या दर्शन का कितना महत्व है। आइए अब हम लोग आते हैं, शुरू करते हैं। दर्शन होता क्या है, दर्शन क्या है।
तो दर्शन की परिभाषा बहुत सारे लोगों ने दी है, अपने अपने तरीके से लोगों ने दिया है, लेकिन एक ऐसा परिभाषा है जो सबको अपने में समाहित कर लेता है, तो इसे मान्यता मिली हुई है। मान्यता तो वैसे सारे परिभाषाओं को मिली है, लेकिन ये एक ऐसी परिभाषा है जो आप बोल सकते हैं और इसमें सारे लोग आ सकते हैं, सारी परिभाषा इसमें समाहित हो सकती है। वो ये है कि कहा जाता है कि दर्शन जीवन और जगत को उसकी समग्रता में समझने का प्रयास है। ध्यान दीजिएगा, जीवन, जगत और उसकी समग्रता, ये 3 शब्द हैं। दर्शन जीवन और जगत को उसकी समग्रता में समझने का प्रयास है। तो अलग अलग करके हम लोग देखते हैं कि दर्शन, जीवन क्या है, जगत क्या है। तो जीवन के बारे में हमारी जिज्ञासा होती है, अपने बारे में कि मैं क्या हूँ, कैसे आया हूँ और मेरा अस्तित्व कैसे है। हमारे पिताजी को, उनके पिताजी क्या, सबसे पहले कौन, ठीक है, किसने बनाया उन्हें। आज भले ही हम लोग विकास की प्रक्रिया के कारण ये कह रहे हो कि पहले हम लोग बंदर थे, बंदर से मनुष्य हुए, विज्ञान पीछे ले जाता है हमें कि आप ये थे और आज यहाँ पे आए हैं, तो ठीक है, लेकिन विज्ञान अभी तक ये बताने में सफल नहीं हुआ है कि पहले कौन आया, कैसे आया। ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। तो फिर इस प्रश्न पे भी हम लोग विचार करते हैं, और हमारे जैसे जितने लोग हैं सबके मूल तत्व क्या, कौन है, किसने सबको बनाया। फिर जगत है सामने, जगत के बारे में बातें होती हैं कि हमारा मूल तत्व, उसका मूल तत्व, सबको बनाने वाला कौन है, कौन फंडामेंटल एलिमेंट है जिसने हमको बनाया, उस पर बातें होती हैं दर्शन में। उसकी समग्रता में समझने का यही प्रयास है कि मुझे, यानी जीवन, अपने बारे में हम बात कर रहे हैं, अपने बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं दर्शन में, विश्व के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, दोनों के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, तो समग्रता में जिज्ञासा कर रहे हैं कि दो तोड़ के नहीं देखेंगे, हम जगत और विश्व को उसकी समग्रता में समझने का प्रयास करते हैं। तो दर्शन की एक मोटी माटी परिभाषा जो बनी है कि जीवन और जगत को उसकी समग्रता में समझने का प्रयास किया जाता है, वो यही है जो मैंने पहले भी बताया। दर्शन की परिभाषा यही है कि अपने बारे में बात कीजिए, मानवीय समाज के बारे में बात कीजिए, सामने वाले के बारे में बात कीजिए, दोनों को मिलाकर उसकी समग्रता में समझने का प्रयास कीजिए। कहाँ से आया, कौन आया, किसने बनाया, उसका नेचर क्या है, उसकी संख्या कितनी है, एक है, दो है, वगैरह वगैरह सारी बातें इसमें होंगी। अब देखिए, भारतीय दर्शन में दर्शन को अलग तरीके से देखा गया है, पाश्चात्य दर्शन में दर्शन को अलग तरीके से देखा गया है। जैसे हम लोग इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, ये यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द से बना है। उसका अर्थ होता है फिलॉस, फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान के प्रति प्रेम। पाश्चात्य दर्शन फिलॉसफी का अर्थ करता है ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान कैसा? साधारण ज्ञान नहीं, सारा ज्ञान, गहरा ज्ञान, गहरा ज्ञान, ये समझिए। हर तरह के ज्ञान के प्रति प्रेम। प्रेम हर तरह के ज्ञान के प्रति हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रेम जब भी होगा तो गहरे ज्ञान के प्रति, जिससे हमें जीवन को समझने में, जो हमें जीवन को समझा पाए, ठीक है। फिर वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि पाश्चात्य दर्शन बुद्धि पे आधारित दर्शन, वो बौद्धिक संतुष्टि तक ही सीमित रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा मुझे देखने में नहीं आता। पाश्चात्य दर्शन में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जो बुद्धि के स्तर से बहुत आगे की बात कर रहे होंगे। शुरुआत में ही प्लेटो पढ़ेंगे आप, प्लेटो बुद्धि से बहुत आगे जाके इंट्यूशन की बात करते हैं, अंतःप्रज्ञा की बात करते हैं। तो वहाँ पे जब बुद्धि की बात की जाती है पाश्चात्य दर्शन में, तो बस इतना ही किया जाता है कि बुद्धि एक साधन है, बुद्धि एक साधन है,
उस साधन के रास्ते हमें वो लक्ष्य प्राप्त होगा जो उससे ऊपर है। ठीक है। और बहुत सारे दार्शनिक ऐसे भी पाश्चात्य मिलेंगे जो बुद्धि तक ही सीमित रखेंगे। यहाँ तक कि पाश्चात्य दर्शन में जब आप आगे बढ़ेंगे, समकालीन पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अलग माजरा है। वहाँ पे जो अभी हमने आपको बताया तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये सब बातें नहीं होगी वहाँ। उसमें लोग कहेंगे, समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक जो वो ये बोलते हैं कि दर्शन का कार्य, जो चीज़ स्पष्ट नहीं है, जो नहीं दिखता है, उसके बारे में बोलना नहीं होना चाहिए। यानी तत्व मीमांसा के बारे में, जिसमें हम ये चर्चा करते हैं कि ईश्वर किसने जगत को बनाया, किसने हमें बनाया, मूल तत्व में कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उस पर हम लोग वाद विवाद करते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि दर्शन ये कार्य गलत कार्य कर रहा है, दर्शन को अब ये नहीं करना चाहिए। दर्शन को क्या करना चाहिए फिर समकालीन पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार? हाँ, दर्शन को क्या करना चाहिए कि विज्ञान की जो अवधारणाएं हैं, जो विज्ञान में जो टर्म्स हैं, पद हैं, अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका विश्लेषण करना चाहिए। बस उनके अनुसार विज्ञान ही उपयोगी विषय है और उस विषय का संश्लेषण विश्लेषण का कार्य दर्शन को करना चाहिए। बस अब देखिए, अगर समकालीन पाश्चात्य दर्शन पढ़ते थे तो कि वहाँ पे लोग भाषा विश्लेषण पे बहुत जोर दिए हैं। बहुत सारे दार्शनिक मिलेंगे जो वहाँ पे तो टॉपिक भी पढ़ना है तत्व मीमांसा का निरसन, तत्व मीमांसा को हटाइए, और सारे लोग फिर भाषा विश्लेषण पे ध्यान देते हैं और वो लोग दर्शन के तत्व मीमांसीय पाठ को अनुपयोगी मानते हैं। तो ये वाद विवाद का विषय हो सकता है कि जो हमारी मूल जिज्ञासा थी, जिसके अनुसार ये विषय शुरू होता है, आप उसी को हटाने की बात करके और एक नई बात कर रहे हैं कि भाषा विश्लेषण का कार्य कीजिए। तो भाषा विश्लेषण का कार्य तो बेहतर कार्य है, वो सही काम किया उन लोगों ने, लेकिन तत्व मीमांसा को हटा के फिर दर्शन की शुरुआत या जिज्ञासा, जिससे दर्शन की शुरुआत होती है, आपने उसे ही दर्शन से हटाने का प्रयास किया है, जो मुझे नहीं लगता और आपको भी नहीं लगेगा। और बाद में उन लोगों को एहसास भी हुआ, तो अब जाके स्पिरिचुअलिटी की भी बात होने लगी है। और डेरिडा के पोस्ट मॉडर्निज्म में जब आप लोग आएंगे तो उसमें अब कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो लोग आ भी रहे हैं, और आना भी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा से दर्शन की शुरुआत होती है और आप वो अपना जड़, अपना बेस नहीं छोड़ सकते। ये वाद विवाद का विषय है, आपको इस पे मजा आएगा। जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा मत है कि भाषा का केवल विश्लेषण दर्शन का कार्य नहीं होना चाहिए। तो आपका मत हो सकता है कुछ अलग हो। तो दर्शन एक ऐसा विषय है, ध्यान दीजिएगा, कि जिसमें हर तरह के मत हैं। आप जो सोच रहे हैं, अगला आपके विरोध में सोच रहा है, एक मिलेगा जो दोनों के विरोध में सोच रहा है, और हर मत की मान्यता है। बस तार्किकता होनी चाहिए, आप जो बोल रहे हैं उसमें वो बातें लॉजिकल होनी चाहिए। ठीक है। और लॉजिकल जिन्होंने बोला है उन्हीं को शामिल किया गया है दर्शन शास्त्र में, आपके पाठ्यक्रम में या दर्शन शास्त्र के पुस्तकों में। जो लॉजिकल नहीं बोला होगा उसको मान्यता ही नहीं मिली होगी। अब आइए भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे दर्शन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय दर्शन पे एक आरोप भी लगता है कि भारतीय दर्शन थोड़ा निराशावादी दर्शन है, ये केवल दुखों से छुटकारा की बात करता है। ठीक है। पाश्चात्य वाले ऐसा आरोप लगाते हैं कि भारतीय दर्शन निराशावादी दर्शन है, केवल दुख से मुक्ति के फेरे में रहता है। तो इसमें क्या गलत है? आप भी तो बौद्धिक संतुष्टि के फेरे में हैं। तो बौद्धिक संतुष्टि मीन्स क्या? दुख से छुटकारा ही। तो दुखों से छुटकारा पाना भारतीय दर्शन का लक्ष्य होता है। अब भारतीय दर्शन के जिस संप्रदाय में जाएंगे, जिस भी दार्शनिक को पढ़ेंगे, तो आपको ये लक्ष्य करके पढ़ना होगा कि मोक्ष क्या है। तो मोक्ष क्या होता है इसमें? तो दुखों से छुटकारा ही मोक्ष होता है। दुख क्या है? तो जन्म मरण के चक्र में पड़ना ही दुख है। और ये चक्र समाप्त हो जाए, यानी कि जीवन मृत्यु का जो ये चक्र है ये रुक जाए, तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, चरवाक को छोड़।
अधिकांश दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि जन्म मरण का चक्र रुक जाए तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, और जन्म मरण के चक्र में पड़ना ही दुख है। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय दर्शन के बारे में क्या सोचता है? तो दर्शन जो शब्द है उसको अगर आप उसका अर्थ, दर्शन का अर्थ निकालेंगे तो एक दृष्टिकोण है, एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसा दृष्टिकोण जिससे हम परम तत्वों को देख पाए, या एक ऐसा दृष्टिकोण जिससे हमें साक्षात अनुभूति हो। किसका? एब्सोल्यूट का साक्षात अनुभूति हो। आप बौद्ध दर्शन पढ़े, जैन दर्शन पढ़े, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, आप जो भी दर्शन पढ़ेंगे तो आपको एक परिचय करना होगा अपने से हटके परम तत्वों का, या अपने से हटके मीन्स ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, अपने से हटके करना, सॉरी, अपने से हटके जब मैं कह रहा हूं तो बहुत सारे दर्शनों में तो ये कहा गया है कि आप ही ब्रह्म हैं, आप ही एब्सोल्यूट है, अपने को देखिए। तो अपने से हट के देखने का अर्थ है कि जो अज्ञान का स्तर है उससे हट के ज्ञान के स्तर पे आइए अपने, और आपको साक्षात अनुभूति होगी, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा एब्सोल्यूट का। तो भारतीय दर्शन में जब आप पढ़ेंगे तो आपको आत्मा के बारे में मिलेगा, ईश्वर के बारे में विचार मिलेगा, तर्क मिलेंगे। हाँ, एक बात बताना आवश्यक होता है यहाँ पे कि भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में जब हम लोग अंतर करते हैं तो आप देखेंगे कि पाश्चात्य दर्शन में भी एब्सोल्यूट के बारे में बातें की गई हैं। वहां पे अधिकांश दार्शनिक केवल एब्सोल्यूट के बारे में बात करते हैं, वो ये नहीं बतलाते कि उस एब्सोल्यूट को हम प्राप्त कैसे करेंगे, वहां पे हम कैसे जाएंगे, अधिकांश लोग नहीं बताते। लेकिन भारतीय दर्शन में हम लोग केवल ईश्वर के बारे में या उस परम तत्व के बारे में या उस परम ज्ञान के बारे में केवल बताते ही नहीं है, रास्ता भी बताया जाता है कि आप वहां कैसे पहुंचेंगे। ये एक बहुत बड़ा अंतर है पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में। तो या यूं भी कह सकते हैं आप कि पाश्चात्य दर्शन बहुत सीमित एक मानवीय संगठन को चलाने तक ही सोचता है, स्वयं हमें मोक्ष प्राप्त हो। भारतीय दर्शन क्या करता है? सामाजिक संगठन तो चले ही ठीक से, उसके लिए भी रीत है, नियम है, बहुत सारा चीज है, चले, साथ में हर इंडिविजुअल से अपेक्षा की जाती है कि आप पहले समझिए कि दर्शन है क्या। जिस भी दर्शन के अनुयायी हैं आप एब्सोल्यूट को समझिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, फिर उसके बताए रास्ते पे चलिए और उसकी साक्षात अनुभूति कीजिए। केवल बता के आपको नहीं रोका गया है, इससे भी आगे बढ़िए। यहां तक कहा गया है भारतीय दर्शन में कि किसी भी दर्शन के प्रणेता हो वो आपको ये नहीं बताएंगे ये देखिए परम तत्व वहां देख लीजिए, ऐसा नहीं होगा। वो आपको रास्ता बतलाएंगे कि आप इस रास्ते से चलिए और स्वयं देखना होगा उस परम तत्व को, आपको स्वयं अनुभव करना होगा, और आप अपने उस स्वयं किए गए अनुभव को दूसरे को नहीं दिखा सकते, आप उसका वर्णन कर सकते हैं, दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं वर्णन करके, उसके बारे में बता के। ये नहीं कह सकते देखिए वो ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। तो आप अनुयायी जब बनते हैं किसी दर्शन के तो आपको चिंतन, मनन, निधिध्यासन करने होंगे, तो आप वहां पहुंचिएगा। तो आज के लिए आज हम लोगों ने ये जाना कि दर्शन क्या है, दर्शन की शुरुआत कैसे हुई, जिज्ञासा से होती है, वो जिज्ञासा किस तरह की होती है,
फिर पाश्चात्य दर्शन को कैसे देखता है, भारतीय दर्शन को कैसे देखता है। ये एक छोटी मोटी बात है दर्शन के बारे में। जब भी दर्शन पढ़ने की शुरुआत आप करते हैं तो केवल इतनी बात जो मैं आपको बताया हूं, ये जानने से आप दर्शन नहीं समझ पाएंगे। आप जैसे जैसे दर्शन का अध्ययन करते चले जाएंगे, और इसलिए हम लोगों ने इस पेपर का चुनाव किया। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। जैसे अगले वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि दर्शन का विज्ञान और धर्म के साथ क्या संबंध है, ठीक है। फिर उसके बाद तत्व मीमांसा शुरू होगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि परम तत्व, मूल तत्व का नेचर क्या है, क्या वो आध्यात्मिक है, क्या वो भौतिक है, क्या वो तटस्थ है। फिर उसकी संख्या के बारे में बात की जाएगी। फिर आपको ज्ञान मीमांसा पढ़ाया जाएगा। ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या हैं, बहुत तरह के मत दिखेंगे, अनुभववाद, बुद्धिवाद, समीक्षावाद, ठीक है, ये आपको मिलेंगे। तो इस पेपर में तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा तक ही सीमित है आपका सिलेबस। जब आप द्वितीय वर्ष में जाएंगे तो फिर आप इथिक्स पढ़ेंगे, जो कि इसी दर्शन का तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा की तरह एक पार्ट है। नीति मीमांसा, इथिक्स, जो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, नीति शास्त्र। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि दर्शन का धर्म और विज्ञान से क्या संबंध है, और एक भूमिका बांधी जाएगी तत्व मीमांसा के बारे में, जिससे आप उसे समझ पाएं आसानी से। तो आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि अगले वीडियो देखने से पहले आप कुछ अध्ययन करें, पुस्तकें पढ़ें। अच्छा, पुस्तकों की जहाँ तक बात है, हो सकता है आप लोगों ने पुस्तक ले भी ली होगी, और अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो ऑनलाइन भी बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं। नोट्स डाला गया है कॉलेज के वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी नोट्स डाला गया है, जो बहुत सारे कॉलेज का नोट्स है। मान लीजिए आपको किसी एक का नोट्स समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे महाविद्यालयों में नोट्स डाले गए हैं, सबका आप देख सकते हैं। वो ये रोक नहीं है कि आप महाराजा कॉलेज के छात्र हैं तो केवल उसी का नोट्स देखेंगे, अन्य कॉलेज का नहीं देखेंगे। महाराजा कॉलेज ने भी नोट्स डाला है, लोगों ने भी पीडीएफ बना के नोट्स डाला है, और अन्य विषयों के अन्य कॉलेजों के शिक्षक भी डाले हैं। तो आप सबका नोट्स देखें, पढ़ें। लॉकडाउन की इस स्थिति में आप अगर इस वीडियो बनाने का, या विश्वविद्यालय प्रशासन जो मोटिवेट कर रहा है आपको पढ़ने के लिए, हम शिक्षकों को वीडियो बनाने के लिए, तो ये वीडियो सार्थक तभी होगा ना जब आप पढ़ेंगे। पढ़िए। और मुझे लगता है कि आपका जो क्लासरूम प्रोग्राम है उससे थोड़ा सा भी कम ये नहीं होगा। हाँ, एक ही कमी होगी कि इंटरेक्शन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटरेक्शन भी हम लोग करेंगे। जब लॉकडाउन समाप्त होगा, आप ये पढ़े रहेंगे तो आप प्रश्न पूछेंगे क्लास में, हमें कम मेहनत करना पड़ेगा। हम पहले ही लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो हम आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप ये वीडियो देखकर आएँ और प्रश्न पूछें, फिर उस प्रश्न का आंसर दिया जाएगा। तो वो भी एक क्लासरूम प्रोग्राम ही होता है। वो फिर से एक बार हम लोग सारी बातों को कहना ही पड़ेगा प्रश्न के उत्तर देने के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।